नमस्कार। इस बार हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। कहानी का नाम है कुएं के पास फुसफुसाने वाला। और हमारे पास इसके कुछ हिस्से हैं जो इस पूरे वाक़ये को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, ये कहानी वाकई बेचैन करने वाली है। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि 17 साल की एक लड़की सना, उसके परिवार और एक रहस्यमयी कुएं के आसपास जो हुआ, वो असल में क्या था? बिल्कुल। क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका असर क्या रहा, यही समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है सना से। 17 साल की लड़की, शांत सी, पढ़ने की शौकीन। हाँ, अक्सर छत पर देर रात तक पड़ती थी। बिल्कुल। लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। उसकी माँ ऊपर गई तो देखा सना छत के कोने में खड़ी है, दीवार की तरफ मुंह करके, एकदम चुप। और जब माँ ने आवाज दी तो सना बहुत बहुत धीरे से मुड़ी और उसकी आंखें आंखें वो पूरी तरह काली थीं। मतलब कोई सफेदी नहीं, कुछ नहीं, बस गहरा कालापन। ओ, ये तो बहुत ही भयानक शुरुआत है। हाँ, तो चलिए इसी मंजर से कहानी के अंधेरे कोनों में झांकते हैं। तो जैसा हमने कहा, सना 17 साल की पढ़ने वाली लड़की, छत पर माँ ने देखा, दीवार की तरफ मुंह, धीरे से पलटना और वो आंखें काली। ये सिर्फ कोई अजीब बर्ताव नहीं लगता, है ना? ये तो जैसे किसी हमले की, किसी अंदरूनी बदलाव की शुरुआत लगती है। बिल्कुल, ये पहला संकेत ही बहुत शक्तिशाली है। कहते हैं ना, आंखें आत्मा की खिड़की होती है। हाँ, उनका पूरी तरह काला हो जाना, ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है। ये जैसे दिखाता है कि सना की जो अंदरूनी दुनिया है, उसकी पहचान, उस पर किसी बाहरी चीज ने कब्जा कर लिया है। सोचकर ही डर लगता है। हाँ, और माँ के लिए ये देखना, अपनी बेटी के चेहरे पर कुछ ऐसा देखना जो उसकी बेटी का है ही नहीं, वो कितना भयानक रहा होगा। ये चीज तुरंत ही स्थिति को सामान्य से हटाकर मतलब अलौकिक या बहुत ही असामान्य बना देती है। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। और जैसा आपने कहा, ये तो बस शुरुआत थी। अगले एक हफ्ते में सना का बर्ताव और तेजी से बदला, और ज्यादा भयानक रूप से। वो पका हुआ खाना नहीं खा रही थी, मना कर दिया उसे। कच्चा मांस चाहिए था। कच्चा मांस। हाँ, एक घटना का जिक्र है कि वो दोपहर में कसाई की दुकान से कच्चा मांस छीनकर भाग गई थी। अरे बाप रे। सोचिए, एक शांत किताबी लड़की के लिए ये कितना कितना बड़ा बदलाव है। हाँ, ये खाने की आदतों में बदलाव, खासकर कच्चे मांस की तरफ ये झुकाव, ये कई डरावनी कहानियों में मिलता है। ये सिर्फ कोई विद्रोह या अजीब हरकत नहीं है। तो क्या है ये? ये जैसे सभ्यता को, घरेलू जीवन को, पके हुए खाने को, जो इंसानी संस्कृति का प्रतीक है, उसे पूरी तरह नकारने जैसा है। कच्चे मांस की इच्छा एक तरह की पाश्विक, मतलब आदिम प्रवृत्ति की तरफ इशारा करती है, जैसे उसके अंदर की कोई चीज इंसानी नियमों और बंधनों को तोड़ना चाहती है। परिवार के लिए तो ये संकेत बहुत ही चिंताजनक रहा होगा कि बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं बल्कि बहुत गहरा है। और रातें रातें तो शायद दिन से भी ज्यादा डरावनी हो गईं। जिक्र है कि सना के कमरे से रात में अक्सर जोर जोर से आवाजें आती थीं। कैसी आवाजें? जैसे कोई भारी फर्नीचर उठाकर पटक रहा हो। लेकिन जब भी घरवाले घबराकर दरवाजा खोलते तो अंदर सब कुछ अपनी जगह पर होता था। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई सामान हिलावा नहीं। ओहो, ये अदृश्य घटनाएं जो है ना, ये मनोवैज्ञानिक आतंक का एक बेहतरीन उदाहरण है। आवाजें हैं, खतरा महसूस हो रहा है, पर उसका कोई भौतिक सबूत नहीं मिल रहा। हाँ, बिल्कुल। ये परिवार को लगातार शक और डर की हालत में रखता है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या सच है, क्या उनका वहम। और यही अनिश्चितता डर को कई गुना बढ़ा देती है। क्या वो आवाजें सच में सना कर रही थी, या कुछ और था कमरे में जिसे वो देख नहीं पा रहे थे? और फिर एक रात स्रोतों में एक और भयानक आवाज का जिक्र है। एक गीली खरोचने जैसी आवाज। गीली खरोच, उफ। हाँ, सुनने में कितना अजीब और परेशान करने वाला लगता है। बिल्कुल, गीली खरोच। ये आवाज ही अपने आप में कई परतें रखती है डर की। खरोच से लगता है जैसे कोई खतरा है या कोई कैद से निकलने की कोशिश कर रहा है। और गीली शब्द उसमें एक जैविक, मतलब शारीरिक और शायद घिनौना सा एहसास जोड़ देता है। ये सिर्फ किसी चीज के खुरचने की आवाज नहीं लगती, बल्कि किसी जीवित, शायद घायल या अजीब चीज की मौजूदगी का एहसास कराती है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही कहानी के माहौल को इतना गाढ़ा और खौफनाक बनाती हैं। मामला तब और बिगड़ गया जब एक रात
उसके पिता ने हिम्मत करके दरवाजा खोला अच्छा। और उन्होंने जो देखा वो किसी भी माँ बाप के लिए शायद सबसे बुरा सपना होगा। उन्होंने सना को छत पर देखा, लेकिन वो खड़ी नहीं थी। तो कैसी थी वो? वो जानवरों की तरह अपने चारों हाथ पैरों पर चल रही थी। चारों हाथ पैर पर? हे भगवान, ये दृश्य, ये कहानी में एक निर्णायक मोड़ है। यहाँ सना का व्यवहार सिर्फ अजीब या विद्रोही नहीं रहा, ये पूरी तरह से अमानवीय हो गया है। हाँ। जानवरों की तरह चलना इंसानियत के दर्जे से गिरने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जो भी शक्ति सना पर हावी है वो उसे उसके मूल मानवीय स्वभाव से दूर ले जा रही है। पिता के लिए ये देखना सिर्फ डरावना नहीं बल्कि दिल तोड़ने वाला भी रहा होगा। अपनी बेटी को इस हालत में देखना, उसकी पहचान को मिटते हुए देखना। और इसके ठीक बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। सना छत से नीचे कूद गई, आंगन में कूद गई छत से? हाँ। सूत्रों के मुताबिक उसके टखनों के टूटने की एक भयानक चटखने जैसी आवाज आई, लेकिन सना चिल्लाई नहीं। उसे जैसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हुआ। दर्द महसूस नहीं हुआ? नहीं। ये दर्द की प्रतिक्रिया का गायब हो जाना, ये एक और बहुत जरूरी संकेत है। दर्द तो एक जैविक चेतावनी प्रणाली है ना हमारी। हाँ बिल्कुल। खोल रह गया हो, जिसे कोई और इस्तेमाल कर रहा हो। और फिर उस खामोशी के बाद वो बोली, लेकिन आवाज सना की नहीं थी। आवाज बदल गई? हाँ, एक गहरी, भारी, मर्दाना आवाज। और वो आवाज कहती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ओह! ये शब्द सीधे पिता को कहे गए थे जो दरवाजे पे खड़े थे। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। आवाज का बदलना, ये अपने आप में एक क्लासिक अलौकिक संकेत है। अक्सर इसे कब्जे मतलब पोजेशन से जोड़ा जाता है। हाँ। ये दिखाता है कि सना की अपनी आवाज, उसकी अभिव्यक्ति का जरिया छीन लिया गया है। और जो शब्द कहे गए, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, एक धमकी है, एक सीमांकन है। मतलब ये दर्शाता है कि उस शक्ति ने सना को और शायद उस जगह को अपना मान लिया है और अब वो किसी भी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये टकराव का एक खुला ऐलान है। जाहिर सी बात है, परिवार अब तक बुरी तरह डर चुका था। उनकी समझ से सब कुछ बाहर हो चुका था। तो ऐसी हताशा में उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो शायद कई लोग अपनाते हैं। क्या? उन्होंने मदद के लिए एक स्थानीय मौलवी को बुलाया, झाड़ फूंक के लिए। ये कदम परिवार की चरम हताशा दिखाता है और उनकी सांस्कृतिक जड़ों को भी। जब विज्ञान, तर्क, सामान्य समझ सब फेल हो जाते हैं तो लोग अक्सर विश्वास और परंपरा की ओर मुड़ते हैं। सही कहा। उनके लिए ये शायद आखिरी उम्मीद थी, एक ऐसी शक्ति से लड़ने का तरीका जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे लेकिन जिसका सामना करना अब जरूरी हो गया था। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी थी। और झाड़फों के दौरान जो हुआ वो शायद अब तक की सबसे भयानक घटना थे। क्या हुआ? जैसे ही मौलवी ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, सना का शरीर बुरी तरह अकड़ गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो शारीरिक रूप से लगभग असंभव लगता है। जैसे कि? वो पीछे की तरफ इस तरह मुड़ी कि उसका सिर लगभग उसकी रीढ़ की हड्डी को छूने लगा। पीछे की तरफ इतना ज्यादा? बाप रे! ये शारीरिक विकृति, शरीर का इस तरह मुड़ जाना जो सामान्य मानव शरीर रचना के नियमों के खिलाफ हो, ये डर पैदा करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। हाँ, देखने में ही भयानक है। बिल्कुल। और ये प्रकृति के नियमों के उल्लंघन का प्रतीक भी है। ये दिखाता है कि जो शक्ति सना के अंदर है वो सिर्फ मानसिक या भावनात्मक नहीं है बल्कि शारीरिक वास्तविकता को भी तोड़ मरोड़ सकती है। ये मौलवी के लिए भी एक सीधी चुनौती थी, ये दिखाने के लिए कि सामने वाली शक्ति कितनी प्रबल है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। डिटेल्स और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। बताया गया है कि उसकी जबान वो अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गई, जैसे किसी जानवर की तरह। जबान लंबी हो गई? हाँ, और फिर उसने एक काला गाढ़ा तरल थूका जिसकी गंध जलते हुए मांस जैसी थी। जलते मांस जैसी गंध? उफ, ये तो... हाँ, ये बातें कल्पना से परे लगती हैं। ये तत्व, जुबान का लंबा होना, काला तरल, जलते मांस की गंध, ये सब प्रतीकात्मक रूप से बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। क्या मतलब? देखो, जुबान जो बोलने का जरिया है, उसका विकृत होना संचार और सत्य के भ्रष्टाचार का प्रतीक हो सकता है। काला तरल अक्सर बुराई या अपवित्रता से जोड़ा जाता है और जलते मांस की गंध विनाश और पीड़ा का संकेत देती है।
ये सारी डिटेल्स मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो न केवल घिनौनी है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे नकारात्मक अर्थ रखती है। ये उस इकाई की शैतानी प्रकृति को उजागर करता है। इसी भयानक माहौल में मौलवी ने उस शक्ति से सवाल किया, तुम कौन हो? और उसने जवाब दिया। हाँ, उसी गहरी मर्दाना आवाज ने जवाब दिया। उसने कहा, वह उस रात मेरी हो गई थी जब वो छत पर बैठी थी। अच्छा। उसने मुझे कुएं से फुसफुसाते हुए सुना। वे मेरे पीछे वहां आई थी। कुआं, फुसफुसाहट, ये संवाद, ये कहानी के केंद्र में जो रहस्य है उसे खोलता है। ये पहली बार साफ तौर पर बताता है कि इस सब की शुरुआत कैसे और कहाँ हुई। कुआं, फुसफुसाहट और सना का उस आवाज के पीछे जाना। हाँ, ये उस इकाई का दावा है कि सना ने अनजाने में ही सही एक सीमा पार की, एक निमंत्रण स्वीकार किया या उस प्रभाव के लिए खुद को खोल दिया। ये पूरी घटना को सना की उस रात की जिज्ञासा या किसी अनदेखे अनुभव से जोड़ता है। कुआं अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उस संपर्क का स्रोत बन गया है। और इस खुलासे के ठीक बाद एक और डरावनी घटना हुई। सना की आंखें जो पहले ही काली थीं, हाँ, वो पूरी तरह से पीछे की ओर घूम गई, जैसे सिर्फ सफेदी दिख रही हो अगर वहां सफेदी होती। ओ गॉड। और फिर वो इतनी जोर से और भयानक तरीके से हंसी कि घर की खिड़कियां तक कांपने लगी। खिड़कियां कांपने लगी। हाँ, आंखों का इस तरह घूमना और वो कंपा देने वाली हंसी, ये दोनों ही चरम बिंदु हैं। आंखों का घूमना अक्सर चेतना के पूरी तरह खो जाने या किसी दूसरी चेतना के हावी होने का प्रतीक माना जाता है। और वो हंसी, वो महज हंसी नहीं है, वो एक जीत का, नियंत्रण का और शायद दूसरों के डर का मजाक उड़ाने का भयानक प्रदर्शन है। खिड़कियों का कांपना दिखाता है कि इस शक्ति का प्रभाव सिर्फ सना के शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि भौतिक वातावरण पर भी पड़ रहा है। ये परिवार और मौलवी के लिए सबसे ज्यादा हतोत्साहित करने वाला पल हो सकता है। इस भयानक रात के बाद अगले 3 दिनों तक लगातार प्रार्थनाएं और रस्में चलती रहीं। 3 दिनों तक? हाँ, घर में लगातार धूप और लोबान जलाया गया। माना जाता है कि इनकी सुगंध बुरी शक्तियों को दूर रखती है। घर के हर कोने में सुरक्षा के लिए तावीज बांधे गए। ये एक तरह का आध्यात्मिक युद्ध था जो उस घर में लड़ा जा रहा था। ये प्रक्रिया उस संघर्ष को दिखाती है जो आस्था और अनदेखी बुराई के बीच चल रहा था। धूप, प्रार्थना, तावीज, ये सब सिर्फ रस्में नहीं है, ये विश्वास, आशा और सुरक्षा के प्रतीक हैं। हाँ, परिवार और मौलवी अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये दिखाता है कि वे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे, चाहे स्थिति कितनी भी भयानक क्यों न हो। और फिर तीसरी रात की प्रार्थनाओं और रस्मों के बाद आखिरकार कुछ हुआ। सना अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोश हो गई? हाँ, घंटों बाद जब उसे होश आया तो वो वापस सामान्य सना लग रही थी, वही शांत लड़की। वापस सामान्य मतलब सब ठीक हो गया? सना का बेहोश होना और फिर सामान्य रूप में वापस आना, ये कहानी में एक तरह का क्लाइमैक्स या समाधान जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि संघर्ष खत्म हो गया, बुराई हार गई और सना आजाद हो गई। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या इतनी भयानक घटनाओं का अंत इतना सीधा और सरल हो सकता है? यहीं पर एक शक का बीज रह जाता है, और ये शक और गहरा हो जाता है सना की चुप्पी से। चुप्पी? हाँ, होश में आने के बाद सना ने उस पूरे दौर के बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा। कभी नहीं बताया कि उसने छत पर क्या सुना था, कुएं पर क्या हुआ था या उस दौरान उसने क्या महसूस किया। ये चुप्पी, ये अपने आप में बहुत मायने रखती है। हाँ, सना की चुप्पी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं। क्या उसे कुछ याद ही नहीं, जैसे वो भयानक यादें पूरी तरह मिटा दी गई हों? हो सकता है। या क्या उसे सब याद है लेकिन वो डर के मारे या उस अनुभव की भयावहता के कारण बात नहीं करना चाहती? ये भी मुमकिन है। या फिर एक और संभावना है, क्या वो अब भी किसी तरह उस इकाई से जुड़ी हुई है और उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया है? ये अनसुलझा रहस्य कहानी को एक परेशान करने वाली अनिश्चितता देता है। समाधान मिल गया लगता है पर शायद मिला नहीं। और ये अनिश्चितता कहानी के बिल्कुल अंत में और भी ज्यादा पुख्ता हो जाती है। महीनों बाद जब सब कुछ सामान्य लगने लगा था, एक रात सना अपनी माँ के पास जाती है और धीरे से फुसफुसा कर कहती है। क्या कहती है? वह अब भी रात में कुएं के पास खड़ा होता है और मुझे देखकर मुस्कुराता है। क्या वो अब भी है और मुस्कुराता है? उफ, ये अंतिम पंक्ति पूरी कहानी पर एक सर्द छाया डाल देती है। ये बताती है कि वो उपस्थिति, वो फुसफुसाने वाला गया नहीं है,
वो अब भी वहीं है कुएं के पास और शायद इंतजार कर रहा है। हाँ, सना का उसे देख पाना और उसकी मुस्कान का जिक्र करना ये और भी ज्यादा डरावना है। मुस्कान का मतलब क्या है? क्या ये एक धमकी है, एक वादा, या उनके बीच अब भी कोई ऐसा कनेक्शन है जिसे कोई और नहीं समझ सकता? ये अंत दर्शकों को एक स्थायी बेचैनी के साथ छोड़ देता है। तो इन सब का सार क्या निकलता है? हमने सना का भयानक परिवर्तन देखा, एक सामान्य किशोर लड़की से एक ऐसी हस्ती में बदलना जिसकी व्याख्या करना मुश्किल है। हमने उस रहस्यमयी शक्ति के दावे सुने जिसने कुएं से फुसफुसाहट के जरिए सना तक पहुंचने की बात कही। और हमने देखा कि उस घटना का असर सिर्फ सना या उसके परिवार पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव पर पड़ा। हाँ, गांव पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ा। बताया गया है कि अब कोई भी उस कुएं के पास नहीं फटकता। कोई नहीं जाता। नहीं, यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी लोगों को उस कुएं के आसपास की हवा बाकी जगह से ज्यादा ठंडी महसूस होती है। अच्छा, वो कुआं अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं रहा, वो उस अनकही भयावहता, उस अनसुलझे डर और उस रहस्यमयी उपस्थिति का प्रतीक बन गया है। वो ठंडक शायद लोगों के सामूहिक डर का या उस घटना से बची हुई नकारात्मक ऊर्जा का भौतिक रूप हो। ये कहानी हमें उस अनिश्चितता और अनजाने के गहरे डर की याद दिलाती है जो ऐसी घटनाओं के पीछे रह जाता है। कोई स्पष्ट अंत नहीं, कोई साफ जवाब नहीं। बिल्कुल। क्या वो शक्ति सचमुच चली गई थी या सिर्फ पीछे हट गई थी? क्या सना पूरी तरह आजाद है? ये सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं और शायद यही इस कहानी को इतना प्रभावी और परेशान करने वाला बनाता है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कुछ अनुभव इतने गहरे घाव छोड़ जाते हैं कि उनका असर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो डर, वो यादें, वो अनकहा रहस्य हमेशा सतह के नीचे मौजूद रहता है। कुआं वही है और शायद वो फुसफुसाहट भी। तो अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, उस कुएं के पास असल में क्या था? वो कौन सी फुसफुसाहट थी जिसने सना को अपनी ओर खींचा? क्या वो सिर्फ एक आवाज थी या कुछ और? और उस पहली रात छत पर जब सना ने दीवार की तरफ मुंह कर रखा था, काली आंखों से पहले, उसने क्या महसूस किया था? क्या उसने सिर्फ सुना था या कुछ देखा भी था? हाँ, ये सवाल जरूरी है। और क्या वो मुस्कुराती हुई उपस्थिति अब भी उस कुएं के पास खड़ी है, इंतजार में?